जय हिंद दोस्तों। आज की जो हमारी मेंस की आंसर राइटिंग क्लास है, उस क्लास के अंतर्गत जिस क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में किसान और कृषि के क्षेत्र की समस्याओं एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर और फार्मर के संदर्भ में जो समस्याएं हैं, जो चैलेंजेस है, जो इश्यूज यहाँ पर हैं, उनकी बात यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। कह रहा है थ्रो लाइट ऑन द प्रॉब्लम्स एंड द चैलेंजेस ऑफ द फार्मर्स एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो क्वेश्चन का पहला पार्ट तो बहुत एग्जैक्टली क्लियर है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, वो कह रहा है इनके सुधार के लिए सुझाव दीजिए। ठीक है, गिव सजेशन फॉर देयर इंप्रूवमेंट। अच्छा देखो, यहाँ पर ना जनरली एस्पिरेंट्स गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, जब आपसे यहाँ पर सजेशन पूछा गया है, जब आपसे यहाँ पर सुझाव पूछा गया है, तो आपको सुझाव बताना है, न कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स बताने हैं। दोनों में बहुत डिफरेंट है। अगर यही क्वेश्चन इस प्रकार से होता कि उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर और फार्मर के संदर्भ में जो चैलेंजेस है आप उनको उन पर प्रकाश डालिए और इस संदर्भ में सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सूचीबद्ध करिए, तो वहां पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव बताने होते हैं। यहां पर प्रश्न बहुत क्लियर पूछा गया है कि गिव सजेशंस, आपके अपने जो सुझाव हैं। जब आप अधिकारी बनकर के जाओगे तो आप किन किन सुझावों पर कार्य करोगे, उन सुझावों की बात यहां पर करनी है। तो क्वेश्चन का जो अंतर है ना, क्वेश्चन को जो एग्जैक्टली मीनिंग है उसको समझने का प्रयास करो। अगर आप ये समझ गए तो आपकी आंसर राइटिंग में इंप्रूवमेंट अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहली बात तो ये, अच्छा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा 2018 की मेंस परीक्षा में पूछा गया था। जीएस पेपर 3 के अंतर्गत जो यूपी स्पेशल का सेक्शन था वहां पर, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करूं तो ये अभी आपके जीएस पेपर 6 के सिलेबस में आता है। यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो जीएस पेपर 6 का जो सिलेबस का पॉइंट नंबर 11 है, ठीक है, उस पॉइंट नंबर 11 के अंतर्गत ये टॉपिक आपका कवर होता है। इसी के साथ आप देखोगे तो जीएस पेपर 6 के एक पॉइंट नंबर 8 है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर की कॉमर्शलाइजेशन की बात करता है, व्यवसायीकरण की बात करता है। तो एग्रीकल्चर के संदर्भ में 2 पॉइंट तो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। ध्यान रखना, एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, और इस पोर्शन से क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि 2023 में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बना था, तो संभव है कि 2024 में यहां से क्वेश्चन बनकर के आपके सामने आए। तो इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अच्छा ये तो रहा क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग। एक बात आप लोग और समझो, बहुत बेसिक बात समझा रहा हूं। कभी भी आपके सामने, ठीक है, अगर एग्रीकल्चर शब्द आ रहा है, अगर कृषि शब्द आ रहा है, तो कृषि को केवल एग्रीकल्चर मत समझो। हमेशा हम एग्रीकल्चर को उसके एलाइड एक्टिविटीज के साथ जोड़ करके देखते हैं। मतलब कृषि और जो संबंध गतिविधियां होती है, जैसे कि पशुपालन हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, बी कीपिंग हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया। ठीक है, तो ये जो अदर एक्टिविटीज होती है ना, वो एग्रीकल्चर का ही पार्ट होती हैं। तो अगर आपसे एग्रीकल्चर सेक्टर की समस्याएं पूछ रहा है, तो आप एग्रीकल्चर की तो समस्याएं बताओगे ही बताओगे, प्लस उसकी जो एलाइड एक्टिविटीज है उन पर भी थोड़ा बहुत यहां पर लाइट डालोगे। ये बात बहुत समझना। ये अगर आपने अदर डायमेंशंस को कवर करना स्टार्ट कर दिया ना अपने आंसर पे, आपको नंबर मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कृषि के बारे में 2 पॉइंट बताओ और पशुपालन के बारे में 10 पॉइंट बताओ, नहीं। हाँ, अगर आप कृषि के बारे में 8 पॉइंट बता रहे हो तो आप 2 पॉइंट पशुपालन और अदर जो एलाइड एक्टिविटीज है उनके बारे में भी मेंशन करो। ये रेशियो लेकर के आप लोग को यहां पर चलना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट इस क्वेश्चन के संदर्भ में कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर आपके सामने आ रहा है तो एग्रीकल्चर को केवल एग्रीकल्चर मत समझो, एग्रीकल्चर प्लस एलाइड एक्टिविटीज हम लोग को ध्यान रखनी है हमेशा की। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपसे सुझाव देने को कहा जा रहा है तो अपने ओपिनियंस के सुझाव देने हैं, ना कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव बताने हैं। हाँ, यहां पर एक काम कर सकते हो, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो एक काम ये कर सकते हो कि गवर्नमेंट क्या करती है ना, गवर्नमेंट जो समस्याएं रहती है उन समस्याओं को दूर करने के लिए स्कीम्स लेकर के आती है, उन स्कीम्स पर कार्य कर रही होती है। तो आप डायरेक्टली वो स्कीम ना बता करके आप उसके संदर्भ में खुद अपना सुझाव दे दो। जैसे कि भाई सरकार क्या करे, आपने पढ़ा था अभी बजट के अंतर्गत कि यूपी भारत का सबसे पहला राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है जिसने सबसे बड़ी मात्रा में केसीसी का वितरण किया है, किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया। करीब 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में यूपी के द्वारा बांटे गए हैं। आपको पता है कि ये क्यों किया गया? क्योंकि हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल जो लोन लेने की व्यवस्था है, ठीक है, जो आपका एक इस बैंकों के माध्यम से जो लोन की पहुंच है औपचारिक माध्यम से, वो नहीं हो, तो इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड के सिस्टम को लेकर के आया गया। तो आप एक सजेशन ये दे सकते हो कि हमको किसानी और कृषि क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, लोगों तक एक औपचारिक माध्यम से लोन की व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए। आपने एग्जैक्टली किसान क्रेडिट कार्ड का नाम नहीं लिया, लेकिन आपने उस एग्जाम्पल को यहां पर ऐड कर दिया है। तो ये सजेशन लिखने का तरीका होता है। आप एक सजेशन तो ये दे ही सकते हो कि गवर्नमेंट की जो करंट इनिशिएटिव्स चल रही है, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, फसल बीमा योजना हो गया, ठीक है,
तो इन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन सही प्रकार से किया जाए और इसके साथ साथ कृषि पॉलिसी को लेकर के जो लोकल कम्युनिटीज है, ठीक है, जो लोकल लोग हैं वहां के, उन लोगों से सजेशंस लिए जाए और बॉटम टू टॉप अप्रोच को भी फॉलो किया जाए, ताकि हम जो सजेशंस ले रहे हैं लोगों से, जो पॉलिसी बना रहे हैं, वो पॉलिसी वास्तव में लोकल कम्युनिटी से निकल करके आ रही है, क्योंकि लोकल कम्युनिटीज हमसे अच्छा जानती है किसी भी संदर्भ में। तो ये पूरा आपका आंसर लिखने का फॉर्मेट होगा। तो हमने क्या किया, हमने 5 मिनट में इस पूरे क्वेश्चन के डायमेंशन को कवर कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम लोग को लिखना क्या क्या है यहाँ पर। देखो भाई, अगर मैं इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन की बात करूं तो इंट्रोडक्शन में आप बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहला फैक्ट आप ये दे सकते हो यहाँ पर कि जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर है यूपी के अंतर्गत, ठीक है, यहाँ पर यूपी की जनसंख्या का 2/3 हिस्सा, ठीक है, करीब 2/3 रेशियो जो है पूरी पॉपुलेशन का, वो यहाँ पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में इन्वॉल्व है। मतलब उनकी आजीविका जो है वो कृषि के माध्यम पर डिपेंड है, ठीक है। तो 2/3 पॉपुलेशन जो हमारी है, ठीक है, वो क्या है, वो आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट है। सबसे बड़ा फैक्टर तो आप यहीं पर लिख सकते हो। अगर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, आप इंट्रोडक्शन ऐसे दो कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का करीब 60% से ज्यादा लोग जो हैं वो कृषि क्षेत्र पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं, ठीक है। इसलिए यूपी की कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। एक तो आपका ये पॉइंट हो गया। और क्या लिख सकते हो भाई, आप ये लिख सकते हो कि अगर हम जीएसडीपी की बात करें, मतलब हम ग्रॉस स्टेट डेवलप जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसकी बात करें, ठीक है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद होता है उसकी बात करें, तो उसके अंतर्गत जो कृषि का हिस्सा है, मतलब जीएसडीपी का जो हमारा यहाँ पर हिस्सा है यूपी के अंतर्गत, वो करीब 26% है। ध्यान समझना, यहीं पर आपको एक बहुत बड़ा चैलेंज दिख गया होगा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको यहीं पर मेंशन हो गई होगी। क्या भाई, हमारी जो टोटल पॉपुलेशन थी उसका 60% से ज्यादा क्या है, कृषि में इन्वॉल्व है, लेकिन कितना प्रोडक्शन कर पा रहा है, जीएसडीपी में उसकी भूमिका कितनी है, केवल 26% भूमिका है। मतलब हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जो हमारी उत्पादकता है, वो बहुत कम है। तो ये बात आपको मेन बॉडी में मेंशन करनी है, यहां पर नहीं मेंशन करना है। इंट्रोडक्शन में हम लोग केवल यूपी के एग्रीकल्चर सेक्टर के संदर्भ में कुछ कुछ फैक्ट्स का प्रयोग कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आपको मेन बॉडी में ही बतानी है, बात ध्यान रखना, ठीक है। और देखो भाई, आप यहाँ पे और क्या इंट्रोडक्शन दे सकते हो, आप एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर ये दे सकते हो कि अगर मैं आर्थिक सर्वेक्षण 2022 की बात करूं, इकोनॉमिक सर्वेक्षण 2022 की बात करूं, तो इकोनॉमिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार पूरे भारत का, ठीक है, 19% जो फूड प्रोडक्शन होता है, जो खाद्यान्न का उत्पादन होता है, वो कहां पर होता है, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, फूड प्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं कंप्लीट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, हम केवल खाद्यान्न उत्पादन की बात कर रहे हैं। तो पूरे भारत का 19% फूड प्रोडक्शन कहां पर होता है, वो यूपी में होता है। और यही कारण है कि हम यूपी को क्या कहते हैं, हम यूपी को कहते हैं फूड बाउल ऑफ द इंडिया, ठीक है, खाद्यान्न का टोकरा हम लोग कहते हैं। पता है ना आपको, गेहूं में हम नंबर 1 पर चलते हैं, गन्ना में हम नंबर 1 पर चलते हैं, तो उसका कारण यही है। तो आप एक एग्जैक्टली ये फैक्ट का प्रयोग कर सकते हो अपने इंट्रोडक्शन में कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार भारत की 19% खाद्यान्न उत्पादन केवल यूपी में होता है। इसलिए यहाँ की कृषि क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इंट्रोडक्शन का 3 प्रकार तो आपने यहीं पर देख लिया। और क्या इंट्रोडक्शन लिख सकते हो भाई, आप ये लिख सकते हो, ठीक है, कि पूरे भारत के एग्रीकल्चर लैंड का करीब करीब यहाँ पर 12%, ठीक है, समझना, पूरे भारत के एग्रीकल्चर लैंड का करीब करीब 12%, ठीक है, आपका कहाँ पर आता है, यूपी में आता है, ठीक है, यूपी में आता है। और आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हो कि भाई अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर उत्तर प्रदेश में मानसून पर निर्भर है, यूपी की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। ये जो जनरल फैक्ट्स है ना, ये तो आप लोग मेंशन करते ही करते हो, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर 4 एग्जैक्ट फैक्ट्स बताए हैं। उन फैक्ट्स का अगर आप अपने आंसर राइटिंग में प्रयोग करोगे, इंट्रोडक्शन में प्रयोग करोगे, तो आपका इंट्रोडक्शन एक बहुत इफेक्टिव मैनर में दिखता है। कुछ स्मार्ट लोग होते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो जो यहाँ पर 4 पॉइंट मैंने आपको बताया ना, उन चारों पॉइंट को मर्ज करके एक बहुत कंक्लूड और बहुत इफेक्टिव इंट्रोडक्शन बना देंगे। वो सबसे अच्छा तरीका। जैसे कि मैं क्या इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश की करीब 60% आबादी कृषि अर्थव्यवस्था में इन्वॉल्व है, और यहाँ का जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद है उसका 26% की भूमिका कृषि के माध्यम से आती है। आप इन 2 पॉइंट को मर्ज करके एक इंट्रोडक्शन आपने दे दिया। आप चाहो तो यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो कि यूपी की पूरे भारत का जो कृषि उत्पादन है, फूड प्रोडक्शन है, उसका 19% कहाँ से आता है, यूपी से आता है। ये कहता है इकोनॉमिक सर्वे। और पूरे भारत का 12% एग्रीकल्चर लैंड कहाँ पर है, यूपी में है। तो ये सब मिलाकर के आप चाहो तो एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे सकते हो। तो इंट्रोडक्शन के लिए मैंने आपको यहाँ पर 4 फैक्ट बताया है, ध्यान समझना। सिलेबस के पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 11, इन दोनों पॉइंट से, याद है ना सिलेबस,
मैं बार बार सिलेबस का पॉइंट नंबर इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि आप लोग एक बार एटलीस्ट सिलेबस को उठा करके देख लो कि सिलेबस हमको याद भी करना है। सिलेबस केवल टेबल पर रखने के लिए मैंने नहीं प्रिंट कराया है, ठीक है। सिलेबस को याद करो कि सिलेबस के पॉइंट में कौन कौन से पॉइंट कहां पर मेंशन किए गए, ठीक है। इसीलिए मैं एक्जैक्टली पॉइंट नंबर मेंशन कर रहा हूं ताकि आप लोग एक बार जाकर के फिर से सिलेबस को देखो, ठीक है। चलो, तो पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 11 पर अगर कोई भी प्रश्न बनकर के आपके पेपर में आता है, आप इन 4 फैक्ट से अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हो और इसी को हम लोग कहते हैं रेडीमेड इंट्रोडक्शन। मैं बार बार कहता हूं ना कि अगर आपको 20 क्वेश्चन 3 घंटे के अंतर्गत लिखने हैं इफेक्टिव मैनर में, तो आपको रेडीमेड स्ट्रक्चर लेकर के जाना पड़ेगा। और रेडीमेड स्ट्रक्चर यही होता है कि आपने इंट्रोडक्शन पहले से यहाँ पे प्रिपेयर करके अपने पास रखा हुआ है। और देखो भाई, अब अगर मैं यूपी के एग्रीकल्चर सेक्टर की कुछ समस्याएं बताऊं, ठीक है, कुछ यहाँ पर आपको इश्यूज बताऊं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स बताऊं, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम्स क्या है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर ना यूपी में, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो ये है कि हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर लैंड का साइज है, ठीक है, जो जोत का आकार है वो बहुत कम है, ठीक है। तो क्या हमारे पास है भाई, हमारे पास जोत का जो साइज है वो क्या है, वो बहुत कम है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है। और इस वजह से क्या कि हमारे यहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में मार्जिनल फार्मर है, सीमांत कृषक है। कितने हैं, तो करीब यूपी के 90% किसान क्या हैं, सीमांत कृषक की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो मार्जिनल फार्मर की संख्या चूंकि यहां पर ज्यादा है, तो अब प्रॉब्लम को समझना, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यहां पर ये है कि अगर मार्जिनल फार्मर यहां पर ज्यादा होंगे तो हमारे पास दिक्कत यह आएगी कि हम वैज्ञानिकता का प्रयोग, साइंटिफिक प्रैक्टिस का प्रयोग अपने एग्रीकल्चर में नहीं कर पाते हैं। भाई छोटे किसान है, ठीक है, छोटे किसान कहां से प्रयोग करेंगे। आप एग्जाम्पल ले रहा, 2 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ठीक है। एक किसान जो कि यूपी के किसी गांव का है, जो जिसकी जो टोटल लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो 1 हेक्टेयर से कम है, ठीक है। मार्जिनल फार्मर आ गया आपका वहां पर, ठीक है। अब चूंकि वो सीमांत कृषक है, तो वो जो खेती कर रहा है, वो खेती क्या है, वो निर्वाह कृषि कर रहा है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहा है। बात को फिर समझना, क्योंकि वो केवल निर्वाह कृषि कर रहा है, तो न तो उसके पास एक्स्ट्रा फंड है जो कि वो इन्वेस्टमेंट यहां पर कर सके। अब क्योंकि वो यहां पर क्या कर पाएगा, अतिरिक्त निवेश नहीं कर पाएगा, तो उसकी जो यहां पर उत्पादकता होगी, उसकी जो यहां पर प्रोडक्टिविटी होगी, वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। क्योंकि वो क्या कर पा रहा है, निवेश कम नहीं कर पा रहा है। एक दूसरा किसान है जो कि पंजाब हरियाणा का है, उसके पास क्या है, उसके पास लैंड का साइज बड़ा बड़ा है, वो मशीनों का प्रयोग कर रहा है, वो प्रोडक्शन एक्सेसिव मात्रा में कर रहा है, ठीक है। और जब प्रोडक्शन उसका क्या हो रहा है, एक्सेसिव मात्रा में हो रहा है, तो उसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगले फाइनेंशियल ईयर में, अगले एग्रीकल्चर ईयर में उसके पास यहाँ पर पैसे बच रहे हैं, फंड बच रहे हैं, जिनका प्रयोग वो वहां पे कर सकता है। तो उसकी क्या होगी, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ये डिफरेंस को समझना। तो सबसे पहली समस्या हमारे यहाँ पर क्या है कि हमारे यहाँ पर जोत का साइज छोटा है, मार्जिनल फार्मर की संख्या करीब 90% है, जिसके कारण से वो साइंटिफिक प्रैक्टिस का प्रयोग यहाँ पर नहीं कर पाते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, और इस कारण से इनकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, उत्पादकता क्या होती है, वो कम होती है। आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि पंजाब हरियाणा के तुलना में यूपी के किसानों की प्रोडक्टिविटी क्या है, कम है। ध्यान समझना, मैं प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा हूं, उत्पादकता की बात कर रहा हूं, प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। यूपी के किसानों का प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है, ठीक है, ओवरऑल, क्योंकि हमारे पास लैंड बहुत बड़ी मात्रा में, हरियाणा कितना छोटा है यूपी कंपैरिजन में, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं है, मतलब प्रति हेक्टेयर जमीन पर जो प्रोडक्टिविटी हो रही है वो हमारे यहाँ पर कम है, ठीक है। आप इसका एग्जांपल भी देना कि पंजाब हरियाणा की तुलना में हमारी प्रोडक्टिविटी क्या है, यहाँ पर कम है। तो एक आपने समस्या बताया, समस्या में आपने बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ पर बताए, और आपने ये मेंशन किया कि एग्जांपल के तौर पर पंजाब हरियाणा की तुलना में हमारी प्रोडक्टिविटी कम है। एक समस्या यहाँ पर ये हो गया। अगली समस्या यहाँ पर क्या है भाई, देखो अगली समस्या हमारे पास ये है कि हमारे पास, मैंने आपसे बताया था कि कृषि शाख मतलब जो एग्रीकल्चर लोन होता है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, उसकी उपलब्धता नहीं है। तो इस कारण से किसान क्या करते हैं, किसान करते हैं अनौपचारिक सेक्टर से लोन लेते हैं। कहाँ से लोन लेते हैं, अनौपचारिक क्षेत्र से वो क्या करते हैं, वो लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं। इस कारण से क्या होता है कि जो किसान होता है ना, वो एक प्रकार से आपका जो कृषि ऋण जाल होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर लोन का एक विस्कस साइकिल होता है, उस साइकिल में फंस जाता है, ठीक है। कि भाई अब मानो किस जो अनौपचारिक क्षेत्र वो क्या करें, 25% पे आपको लोन दे रहे हैं, ठीक है। अब 25% पे लोन मिल रहा है, तो वो लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट है ना, वही चुकाते चुकाते मर जाता है। आपने वो प्रेमचंद की कहानी भी पढ़ी होगी, ठीक है, उस कहानी में भी यही कॉन्सेप्ट था। तो ये बात आप लोग समझना कि अनौपचारिक क्षेत्र का लोन एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है। और क्या समस्या है भाई, आप यहाँ पर देखो कि यूपी में रीजनल इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, क्षेत्रीय असमानता बहुत ज्यादा, और इसका कारण क्या है मैं अब आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ध्यान समझना, ठीक है। रीजनल इनइक्वालिटी का कारण समझना। देखो हमारी जो एग्रीकल्चर है ना, वो क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी के कारण से, जलवायु विविधता के कारण से
बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है। ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर मानसून होता है। और आपको पता है कि हमारे यहाँ पर, ठीक है, हमारे यहाँ पर जो ईस्टर्न यूपी है, जो पूर्वी यूपी है, जैसे जो हमारा उत्तर पूर्वांचल का पूरा एरिया पड़ता है आप लोगों का, ये पूर्वी यूपी क्या है, ये गंगा यमुना के क्षेत्र में आ जाता है। तो यहाँ पर ये हमेशा फ्लड से प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है? फ्लड से। अब चूंकि फ्लड आएगा तो क्या होगा, एग्रीकल्चर पूरा बर्बाद होगा, फसल पूरी बर्बाद हो रही है। ठीक है, तो पूर्वी यूपी की एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि ये फ्लड से प्रभावित क्षेत्र है। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न और साउथ यूपी की जो समस्या है, वो समस्या है यहाँ पर सूखा बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, बुंदेलखंड का जो पूरा क्षेत्र है वो क्या है, वो सूखे से प्रभावित है। ठीक है, तो मानसून पर डिपेंडेंसी कारण से, ठीक है, क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी चूंकि ज्यादा है, मानसून पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, इसके कारण से रीजनल इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। पूर्वी यूपी में फ्लड आ रहा है, वेस्टर्न और साउथ यूपी में आपका सूखा पड़ रहा है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे कुछ समस्याएं और मेंशन कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि इनके कारण से फसल बर्बादी तो हो ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ कई अन्य फैक्टर जैसे कि नीलगाय, तो नीलगाय का खतरा भी हमारे यूपी में क्या है, अच्छा खासा ज्यादा है। मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाले। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि इतना ग्राउंड लेवल पे कोई चीजें डिस्कस नहीं करता है। ठीक है, नीलगाय खतरा, अच्छा आपको पता भी होगा, इसीलिए अभी 2024 के बजट में सरकार ने क्या किया, यूपी सरकार ने एक स्कीम लेकर के आया, खेत सुरक्षा योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, आपने पढ़ा भी होगा उसके बारे में, मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। ठीक है, तो अगर कभी गवर्नमेंट इनिशिएटिव पूछे तो आप मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को मेंशन कर सकते हो। अभी हालांकि पूछा नहीं आपसे यहाँ पर, तो मत मेंशन करना। ठीक है, तो एक समस्या आपने यहाँ पर ये देख लिया, और एक समस्या है भाई, और समस्या समझो यहाँ पर आप लोगों का। ठीक है, एक समस्या यहाँ पर आपकी ये है कि जो हमारी एग्रीकल्चर है, ठीक है, मैंने आपसे डिस्कस भी किया हालांकि, कि जो हमारा कृषि है वो निर्वाह कृषि है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं यहाँ पर, हम लोग कॉमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं करते हैं। ठीक है, व्यवसायिक कृषि नहीं करते हैं। इसकी समस्या ये होती है कि हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत कम होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगता है, तो ये एक पूरा विस्कस साइकिल में फिर से यहाँ पर फंस जाती है चीजें। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना आप लोग। इसके अलावा अगर मैं आपको एक फैक्ट यहाँ पर और बताऊं, तो पिछले 20 सालों में, ठीक है, पिछले 20 वर्षों में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रहा है वो केवल 2.5% रहा। आप देखो इस समय पूरे भारत का ग्रोथ कितना था, भारत के अन्य सेक्टर का ग्रोथ कितना था, या फिर अगर मैं कहूँ तो इन्फ्लेशन का ग्रोथ कितना था, वो इससे बहुत ज्यादा था। तो पिछले 20 वर्षों में, ठीक है, लास्ट 20 ईयर्स में, मतलब वर्ष 2001 से लेकर के आप 2021 तक अगर तुलना करते हो, तो हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर ग्रोथ हुआ है वो केवल 2.5% हुआ है। ठीक है, जो कि बहुत सारे अन्य राज्यों के कंपेरिजन में बहुत कम है। ठीक है, अदर स्टेट की तुलना में, पंजाब हरियाणा की तुलना में हमारा जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है वो बहुत कम है। आप इस बात को मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा एक समस्या आप हमेशा मेंशन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर समस्याएं। ठीक है, और संरचनात्मक समस्याएं, जैसे कि आपको पता है भाई, देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका क्या होती है, 2-3 भूमिका होती है। पहली, तो जब हम खेती कर रहे होते हैं तो हमको मशीनीकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, मैकेनाइजेशन चाहिए। और मैंने आपसे कहा कि चूंकि भाई हमारे यहाँ पे मार्जिनल फार्मर है, तो वो क्या करेंगे, वो मशीनों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली समस्या तो यहाँ पर आपकी मशीनीकरण की होगी। सेकंड समस्या ये होती है कि देखो जब किसान किसी चीज का प्रोडक्शन करता है तो उसके खेत से आपके टेबल के प्लेट में आने का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ध्यान समझना, किसान अगर किसी गेहूं का उत्पादन कर रहा है तो वो गेहूं आपके प्लेट पे रोटी के रूप में आने का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम लोग सप्लाई चेन कहते हैं। इसमें क्या क्या आवश्यक पड़ता है, इसमें आवश्यकता पड़ता है कि भाई आपको गेहूं का स्टोरेज सही प्रकार से, उसका संग्रहण बहुत अच्छे से हो, उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छे तरीके से हो। ठीक है, अगर पैकेजिंग नहीं हो तो खराब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद उसको हम लोग प्रॉपर प्रोसेस्ड करें। ठीक है, प्रोसेसिंग बहुत जरूरी यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्ट किया जाए, परिवहन किया जाए, तो ये सारा प्रोसेस मिलकर क्या कहलाता है, आप लोगों का सप्लाई चेन कहलाता है। तो यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर समस्याओं के अंतर्गत सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इशू बहुत ज्यादा व्याप्त है, चाहे वो फॉरवर्ड लिंकेज हो चाहे बैकवर्ड लिंकेज हो। ठीक है, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज का सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमारे यूपी में बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित है, हमको उन समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए। एक समस्या आप ये मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और क्या समस्या है भाई, आपको ये पता है कि हमारे यहाँ पर, चूंकि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि हमारे यहाँ पर क्या था भाई, 60% जनसंख्या क्या थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थी, उसका जीएसडीपी में रोल केवल 26% था। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है, डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर की एक समस्या यहाँ पर ये भी है। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, हम नॉन साइंटिफिक प्रैक्टिस का प्रयोग कर रहे हैं अपने यहाँ पर, हम अवैज्ञानिक कृषि कर रहे हैं। कैसे भाई, समझना, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है, जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है उसमें हम उगा रहे हैं धान, उसमें हम उगा रहे हैं सुगर केन, गन्ना। ठीक है, अब आप धान और गन्ना, ये जो दोनों फसलें होती हैं, ये लिस्ट वाटर एफिशिएंट फसलें होती हैं। ये
यूपीएससी नहीं, यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में 2022 से 23 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि सबसे ज्यादा मोस्ट लिस्ट वाटर एफिशिएंट फसल कौन सी है, ठीक है, शुगर केन का ऑप्शन था वहां पर, तो टिक कर देना था। क्या समझना, चूंकि हमारे यूपी में शुगर केन का प्रोडक्शन आपको पता सबसे ज्यादा होता है, लेकिन यूपी में क्या है, सूखा प्रभावित क्षेत्र है। अब सूखा प्रभावित क्षेत्र में आप शुगरकेन का प्रोडक्शन कर रहे हो, आप राइस का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो समस्याएं तो बढ़ेंगी ना। तो ये अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियों का प्रयोग जो यूपी में किया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर है। और चूंकि हम अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, तो इसके कारण से एक समस्या यहाँ पर और होती है कि कार्बन एमिशन भी बहुत ज्यादा होता है। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज भी हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ये इशू भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपने बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर डिस्कस कर लिए, बहुत सारे पॉइंट्स आपने यहाँ पर देख लिया, इन पॉइंट्स को मेंशन कर दो अपने आंसर राइटिंग में, आपको नंबर अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। तो चैलेंज तो यहाँ पर आपके कंप्लीट हो गए। अब हमको बात करनी थी सॉल्यूशन की, ठीक है। मैंने फिर से कहा आपसे सुझाव पूछा गया है, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव नहीं पूछा गया, तो कंफ्यूजन में मत आना, ठीक है। कुछ सुझाव दो, सुझाव क्या दे सकते हो आप लोग? अच्छा देखो, सुझाव देने के हमेशा दो तरीके होते हैं। एक, आप ये बता सकते हो कि शॉर्ट टर्म आपका सुझाव क्या है, मतलब तत्कालिक तौर पर आप क्या सजेशन यहाँ पर देना चाहोगे, ठीक है। और एक सजेशन आपका होता है जो कि दीर्घकालिक अप्रोच में होता है। जनरली दीर्घकालिक अप्रोच में हम उन कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं जो कि लॉन्ग टर्म बातें होती है, जैसे कि कार्बन एमिशन कम करना है, हमको यहाँ पर लोगों को अवेयर करना है साइंटिफिक प्रैक्टिसेस के लिए, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हो गया। लेकिन तत्कालिक सॉल्यूशंस क्या होगा भाई, आप किसानों को तुरंत त्वरित तौर पर क्या करो, लोन, मतलब एक इंस्टीट्यूशनल मैनर में उनको लोन की पहुंच उन तक सुनिश्चित करो, केसीसी की वितरण वहां पर अच्छे प्रकार से करो, फसल बीमा सुनिश्चित वहां पर करो, ठीक है। ये तत्कालिक कारण हो गया। तो तत्कालिक और दीर्घकालिक दोनों स्टेप में आप क्या कर सकते हो, अपने सॉल्यूशन को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। कुछ सॉल्यूशन समझना, सबसे पहले तो यहाँ पर ये कि भाई हम अपने यहाँ पर इरिगेटेड एरिया को बढ़ाएं, सिंचित क्षेत्र जो है उनके क्षेत्रफल को हम बढ़ाएं, क्योंकि भाई मानसून पर डिपेंडेंसी को हमको कम करना पड़ेगा। अगर हम कम नहीं कर पाएंगे तो हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर कभी भी लाभ क्षेत्र में नहीं आ पाएगा, ठीक है, प्रॉफिट में नहीं आ पाएगा। इसके अलावा भाई हमारे यहाँ के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उन प्रोडक्ट में यहाँ पर लिखता भी चलता हूँ, ठीक है, बहुत सारे लोग देखते हैं, सिंचित क्षेत्र को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनको हमको ब्रांड यूपी के तौर पर फेमस भी करना पड़ेगा, ब्रांड यूपी के तौर पर फेमस भी करना पड़ेगा। काला नमक चावल फेमस करना पड़ेगा उसको, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ओडीओपी जैसे कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़ते हैं, हम यूनिटी मॉल जैसे कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि यूनिटी मॉल सरकार ने पिछले बजट में काम किया था इस पे, ठीक है। सरकार हर्बल गार्डन पे काम कर रही है, ठीक है, सरकार क्या कर रही है, हर्बल गार्डन पे काम कर रही है। इसके अलावा आप यहाँ बता सकते हो कि सरकार को इन सभी फसलों के इन सभी उत्पादों के एक्सपोर्ट पर ध्यान देना चाहिए। जब एक्सपोर्ट होगी चीजें तो क्या होगा, कॉमर्शलाइजेशन होगा, जब कॉमर्शलाइजेशन होगा तो क्या होगा, किसानों की आय अपने आप बढ़ेगी, ठीक है। तो एक्सपोर्ट पर हमको ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आपको एक्सपोर्ट जोन बनाना हो, स्पेसिफिक एक्सपोर्ट जोन बनाना हो, ठीक है, विशिष्ट निर्यात केंद्रों की स्थापना करनी हो तो वो भी यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक सेशन आपका यहाँ पर ये हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेशन दे सकते हो कि यूपी में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बहुत संभावना है, ठीक है। ये एक सनराइज इंडस्ट्री माना जाता है, ठीक है। सनराइज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होते हैं, ठीक है, जो कि जिनमें भविष्य में ग्रोथ करने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो यूपी में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। तो इसके लिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी तो उससे दो लाभ होंगे। पहला लाभ तो ये होगा कि आपके यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा था, और क्योंकि आपके यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोल्ड स्टोरेज नहीं था, अन्य समस्याएं थी, इसके कारण से आपके वो फूड क्या हो रहे थे, बर्बाद हो रहे थे, वेस्ट हो रहे थे। तो जो वेस्टेज है ना वो आपका यहाँ पर कम होगा, और जब वेस्टेज कम होगा तो क्या होगा, जब आप फूड प्रोसेसिंग करते हो तो केवल फूड प्रोसेसिंग नहीं हो रहा था, किसानों की इनकम भी वहां पर बढ़ रही होती है, ठीक है। अगर आपने आलू से आपने चिप्स बनाने का प्रोसेस स्टार्ट किया कहीं पर किसी गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, तो किसानों की आय उससे बढ़ रही है, ठीक है, लोगों को नए रोजगार मिल रहे हैं। तो जो प्रचंड बेरोजगारी की समस्या थी वो भी यहाँ पर कम हो रही है, ठीक है। तो फूड प्रोसेसिंग का एग्जांपल, तो उसके दो लाभ है। पहला, एग्रीकल्चर सेक्टर में वेस्टेज कम होगा। सेकंड ये होगा कि किसानों की यहाँ पर जो आय है, जो इनकम है, ये यहाँ पर बढ़ेगी, ठीक है। तो एक सेशन आपका यहाँ पर ये हो गया। अब देखो ना, यूपी में बहुत सारे काम करते हैं भाई, अमूल है, नेस्ले है, आईटीसी है, ब्रिटानिया है, ऐसे जो कंपनियां हैं सब क्या करते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कार्य कर रही होती है, बहुत शानदार अपना कमा रही है पैसा, ठीक है। अभी अमूल ने, मैंने देखा कि अमूल ने जो वर्ल्ड कप चला 2020 का, उसमें इंडिया की टीम को छोड़ के बाकी बहुत सारी टीमों को उसने स्पॉन्सर किया हुआ है, ठीक है। भाई इंडिया की टीम इतनी महंगी कहाँ से स्पॉन्सर कर पाएगी, लेकिन बाकी टीम, हाँ, बांग्लादेश, यूएसए, निशान सर के सजेशन दे रहे हैं कि बांग्लादेश, यूएसए, इन सभी टीमों को उन्होंने स्पॉन्सर करके रखा हुआ है, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कितना आगे जा सकती है। अमूल उसका एक अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखना है यहाँ पर। और ये एग्जांपल जो मैं बता रहा हूँ ना, मेंशन करना अपने आंसर राइटिंग में, ठीक है। एग्जांपल से इंपॉर्टेंट है आपके, एग्जांपल्स मेंशन करोगे नंबर बढ़ेगा अपने आप, ठीक है। और समझो भाई,
फिर हमने कहा कि भाई चूंकि हमको एग्रीकल्चर सेक्टर में इंस्टीट्यूशनल लोन की सुविधा बढ़ानी थी, तो आप केसीसी का वितरण कर ही रहे हो, 37 लाख का आपने पिछले फाइनेंशियल में वितरण किया है। आपको टारगेट ये करना चाहिए कि इस बार आप बहुत सारे किसानों तक उस बात को सुनिश्चित कर पाओ कि हम केसीसी का वितरण करके उन तक एक इंस्टीट्यूशनल मैनर में लोन की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित कराएंगे वहां पर, ठीक है। आप ये बता सकते हो। अब इसके बाद आपको साइंटिफिक अप्रोच पर आना पड़ेगा। देखो, आप जब ऑफिसर बनते हो ना, तो आप ऑफिसर क्यों आजकल, देखो ना, क्यों आजकल हर क्षेत्र में आईआईटीएंस की भूमिका ज्यादा हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो टेक्नोसेंट्रिक होते हैं, वो तकनीक केंद्रित चीजों पर काम कर रहे होते हैं। तो आपको जब यहाँ पर सजेशन देना है ना, आपको भी अपना सॉल्यूशन टेक्नोसेंट्रिक रखना है। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में तकनीक का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। आपने भी पिछले बजट में पढ़ा होगा कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, उसका नाम था ड्रोन दीदी ड्रोन इनिशिएटिव, ठीक है, ऐसे कुछ नाम था उनका, ड्रोन दीदी या दीदी ड्रोन इनिशिएटिव था, ड्रोन दीदी इनिशिएटिव नाम था, ठीक है। तो उसमें क्या था कि सरकार क्या कर रही है, महिलाओं को, ठीक है, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के माध्यम से ट्रेनिंग करा रही है और उनको ड्रोन चलाना सिखा रही है। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में फर्टिलाइजर का छिड़काव बहुत सही प्रकार से हो पाएगा, ठीक है। बीज बोने का काम भी ड्रोन के माध्यम से किया सकता है, ठीक है। फसल निगरानी, ठीक है, क्रॉप की निगरानी करना सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से ड्रोन के माध्यम से किया सकता है। और इसके लिए देखो कितना शानदार टेक्नो दिमाग यहाँ पर लगाएगा, ठीक है, तकनीक का प्रयोग करें, ड्रोन दीदी जैसे कॉन्सेप्ट लेकर के आ पा रहे हो, ठीक है, आप ड्रोन का प्रयोग करें एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, निशांत सर ने बताया कि देखिए इसमें लिक्विड यूरिया का भी प्रयोग हम लोग कर रहे हैं ताकि कम समय में ज्यादा एरिया को कवर किया सके यहाँ पर, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग मेंशन कर लेना। वही मैंने कहा ना, ये सारे इनिशिएटिव ऐसे हैं जिसको आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, मैं बस उसको एक जगह पे इकट्ठा करा रहा हूँ आप लोग, ठीक है, कि आप ये सारे पॉइंट्स मेंशन करो। ड्रोन दीदी इनिशिएटिव जैसे प्रयोग के माध्यम से सरकार को ये चाहिए कि महिलाओं को अन्य सेक्टर्स में रोजगार उपलब्ध कराए, ठीक है, और इसके साथ साथ कृषि क्षेत्र में तकनीक का प्रयोग करते हुए हम फसल की निगरानी, फर्टिलाइजर्स का छिड़काव, बीजों का वितरण, ये सब सुनिश्चित प्रकार से यहाँ पर कर पाए। आपका एक सेशन ये हो गया। आप यहाँ पर बताओ कि सरकार क्या कर रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, वो यहाँ पर क्या कर रही है कि अभी आपने रिसेंट में बजट में पढ़ा होगा, महात्मा बुद्ध किसान शिक्षण संस्थान या कुछ समथिंग यहाँ पर खोला गया, कहाँ पर, कुशीनगर में, ठीक है। आप उसका एग्जाम्पल दो कि कुशीनगर में क्या हुआ है कि हमने एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना की, इसका नाम है महात्मा बुद्ध कॉलेज, ठीक है। आप उसके बारे में आप बताओ। सरकार को एग्रीकल्चर एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए और इसके लिए सरकार निम्न प्रयास कर भी रही है, ठीक है। आप बताओ कि यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए कि एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को प्रमोट करके युवाओं को कृषि क्षेत्र में और इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है, ताकि जब युवा यहाँ पर आएगा तो वो कुछ इनोवेटिव काम यहाँ पर करेगा, कुछ इनोवेटिव मैनर में काम करेगा, जिससे कृषि सेक्टर में इनकम क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। आप किसान कॉल सेंटर का एग्जांपल दे सकते हो। आप यहाँ पर ये बता सकते हो कि हमको बायोटेक का प्रयोग यहाँ पर करना चाहिए। बायोटेक क्या होता है भाई, आपको पता है कि बायोटेक के माध्यम से हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी जो पूरी होती है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि सूखे प्रभावित क्षेत्रों में, ठीक है, हम ऐसी फसलों पर कार्य करते हैं जो कि सूखे से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसके ऊपर ना पड़े, ठीक है। मोटे अनाजों का प्रोडक्शन यहाँ पर करेंगे। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम पेस्ट का प्रयोग कितना और कहाँ पर किस प्रकार से करना है उस पर यहाँ पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग हमको एग्रीकल्चर सेक्टर में करना चाहिए। इसके अलावा हमको प्रिसीजन एग्रीकल्चर पर ध्यान देना चाहिए। प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या होता है भाई, ड्रोन दीदी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत तकनीक का प्रयोग कर रहे हो, जिसमें कि आप क्या कर रहे हो, जीपीएस का प्रयोग कर रहे हो, ड्रोन का प्रयोग कर रहे हो, सेंसर का प्रयोग कर रहे हो कि भाई अब यहाँ पर वाटर इरिगेशन करने की आवश्यकता है कि नहीं है, ठीक है, सॉइल का हेल्थ कैसा है, सब चीजें चेक करो। तो ये सारे सजेशन ना, अच्छा, इन सारे सजेशन पर सरकार ऑलरेडी काम कर रही है। सरकार ने क्या किया है, सरकार ने एग्रीकल्चर सर्वे के लिए एग्री स्टेक जैसे एक कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़ी। कर्नाटक में पहले एग्री स्टेक किया गया था, अब यूपी में किया जा रहा है, ठीक है, कि हम एग्रीकल्चर के सारे डाटा यहाँ पर इकट्ठा करें एक प्लेटफॉर्म पर, ताकि हम उसका रिसर्च कर पाए। तो आप ऐसे इनिशिएटिव बताओ ना भाई कि सरकार को इन सब चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप ये मत बताओ कि सरकार ने किया हुआ है, आप ये बताओ कि सरकार को इन सब चीजों पर कार्य करने की आवश्यकता है। सरकार को एग्रीकल्चर सर्वे करना चाहिए ताकि सभी प्रकार का डाटा एक जगह पर आए, जिससे कि हम रिसर्च को बढ़ावा दे सके। आप ये बताओ कि सरकार को एग्रीकल्चर एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को प्रमोट करना चाहिए, ताकि वहां पर क्या हो, युवा इस क्षेत्र में आए और इनोवेटिव माइंड के साथ कुछ नए कॉन्सेप्ट लेकर के काम करें, ठीक है। तो ये सारी बातें जब आप अपने आंसर में मेंशन करोगे ना, आपका नंबर अपने आप बढ़ जाएगा। आप बताओ कि यूपी में फूड पार्क की आवश्यकता है, यूपी में फूड पार्क को स्थापित करना चाहिए, वाराणसी, अयोध्या, बांदा, इन सब क्षेत्रों में काम हो भी रहा है, लेकिन आपको बताओ कि यहाँ पर हमको फूड पार्क की स्थापना करने की आवश्यकता है, हमको एग्री एक्सपोर्ट जोन का निर्माण करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये सारे बातें जब आप मेंशन करोगे ना, आपका इंट्रोडक्शन, सॉरी, आपका जो सॉल्यूशन वाला पोर्शन है वो अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। मैं जितने पॉइंट बता रहा हूँ नोट करते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
सजेशन क्या दोगे? सजेशन देने के लिए दो तरीका हमेशा फॉलो कर सकते हो, ठीक है भाई। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है? तो दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे कार्य कर रहा होता है ये, SDG 01, SDG 02, ठीक है। मतलब भाई गरीबी को शून्य करना है, भुखमरी को शून्य करना है, इन दोनों पर हम लोग कार्य कर रहे होते हैं, और ये दोनों आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से किसी न किसी प्रकार से इन्वॉल्व है। तो आप इन दोनों को मेंशन कर सकते हो कंक्लूजन में। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये भाई कि आपको पता है कि अशोक दलवाई कमेटी का निर्माण किया गया था। अशोक दलवाई कमेटी इसलिए बनाई गई थी 2022 तक किसानों की आय को डबल करना था। इसने बहुत सारे सजेशंस दिए थे, ऑब्वियसली उनके सजेशंस फॉलो नहीं किए गए, क्योंकि किए गए होते तो किसानों की आय बढ़ गई होती, जो कि नहीं बढ़ी है, ये दोगुनी तो नहीं हुई है। तो आप यहाँ पर सजेशन ये दे सकते हो कि अशोक दलवाई कमेटी के सिफारिशों पर सरकार को और ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि किसानों की आय को हम और बढ़ा सकें। यहाँ पर एक सजेशन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। आप यहाँ पर ये बताओ कि भाई सरकार को क्या करना चाहिए भाई, युवाओं को ले आने के लिए कुछ कुछ नए और कार्य करने चाहिए। आप सजेशन में वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्या होगा, आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि जिन पॉइंट्स पर मैंने डिस्कशन किया है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, उन पॉइंट्स पर आपने गौर किया होगा, उन पॉइंट्स को आपने कहीं ना कहीं पे नोट कर लिया होगा, ठीक है। जब चीजें नोट करोगे आप लोग तभी आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे काम करते रहो, अगली क्लास में मिलते हैं। क्लास कैसी लगी? अगर आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के संदर्भ में कुछ नए सजेशंस ध्यान में आ रहे हैं, ये जो मैंने आज डिस्कस नहीं किया, तो वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक बार उसको पिन कर दूंगा मैसेज को, ठीक है। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।